गुड डे मित्रों, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के अभ्यास के क्रम का। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक क्लास है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो क्लास हुई है उसके आधार पे आप देख सकते हैं उसमें जाके कि कैसे मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ जुड़ाव रहा और कैसे वह कंस्ट्रक्टिविज्म से व्यवहारिज्म तक उस क्लास को आपको पढ़ लेने के बाद इन क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं आपको उसका रेफरेंस देना चाह रहा था इस समय कि ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं अभी, जो 26 प्रश्नों का आपने अभ्यास किया इसके पहले की क्लास में, वीडियो में, या इस वीडियो में हम नेक्स्ट 29-30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसके बाद भी एक वीडियो हम इसी एजुकेशनल साइकोलॉजी पर प्रश्नों का अभ्यास के तहत वीडियो डालेंगे। तो आज हम 2 वीडियो इसी प्रश्नों से संबंधित होगा, जो कि ये पहला वीडियो है उससे संबंधित। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों का अभ्यास करते हैं कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान की किस बात को ज़्यादा प्रभावकारी बताया और अपना राय दिया, और वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आगे के इन प्रश्नों को, जिसका क्रमांक हम 27 प्रश्न से देखते हैं। तो 27वां प्रश्न है मित्रों, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है वाटसन का, वुडवर्थ का, स्किनर का, बीएन झा का। तो इस प्रकार चारों ऑप्शनों में जो पहला ऑप्शन है वाटसन महोदय ने इस कथन को दिया है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा व्यवहार के विज्ञान के रूप में करते हैं? तो इसमें हम लोग देखते हैं 3 मनोवैज्ञानिकों का नाम है। पहला जेबी वाटसन, दूसरा पिल्सबरी, तीसरा विलियम मैकडूगल, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है मित्रों, क्योंकि ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक व्यवहार को विज्ञान की बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यवहार के विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है निरीक्षण, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है विकासात्मक विधि और चौथा है जननिक विधि। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, विकासात्मक विधि। जैसे जैसे मनोविज्ञान ने विकास किया वैसे वैसे मनोविज्ञान में व्यवहार का विकास हुआ। व्यवहार का विकास होना उसका अल्टीमेट डेवलपमेंट रहा है। इसलिए आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि विकासात्मक विधि के द्वारा हम मनोविज्ञान में व्यवहार के विकास का अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग 30वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। जॉन बी वाटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके शब्दों में की है? तो निम्नलिखित में से शब्दों की अगर चर्चा यहाँ की जाए तो ऑप्शन ए है चेतना, बी है उत्तेजना अनुक्रिया, सी है मूल प्रवृत्तियां और डी है प्रतिबद्ध। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं उत्तेजना और अनुक्रिया, जैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इसी बेस पे हम अपने व्यवहार को, अपने आप को आगे ले चलते हैं। तो जब इसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के क्रम को आधार बना के व्यवहार के विकास विज्ञान की व्याख्या की गई है जॉन बी वाटसन के अनुसार। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मस्तिष्क का त्याग किया, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार को अपनाता है। वुडवर्थ जी की ये परिभाषा है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप इसको जानते रहिए। इसको हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट की क्लास हमने लिया है, उस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे एक एक करके पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर वह मन का विज्ञान कहा गया, उसके पश्चात वह चेतना का विज्ञान कहा गया है, और लास्ट में अब वह व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है। उस पूरे डेवलपमेंट को वुडवर्थ जी ने एक परिभाषा में बांधने का कार्य किया है। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है वुडवर्थ जी की, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में प्रमुख स्थान है बालक का, शिक्षक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो इसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों। अब हम लोग चाइल्ड सेंटर से एजुकेशन की बात करते हैं। तो मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के
में प्रमुख सेंटर पे बालक का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है? तो पहला ऑप्शन है बालक को दंडित करने के लिए, कापियों को न जांचने के लिए। तीसरा ऑप्शन है बालक का वातावरण पता करने में। और डी ऑप्शन है बालक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर शिक्षा प्रदान करने। इसका ऑप्शन डी सही है मित्रों 33वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान अध्ययन की मुख्य विधि है? अभिप्रेरणा, बोध, लैब विधि और अवलोकन विधि। आप यहाँ समझ सकते हैं यह एक टफ प्रश्न है। जब भी ये प्रश्न अलग होके आएगा तो घबराहट पैदा करेगा। तो हम हमेशा मनोविज्ञान को आप हमेशा बुद्धि के विकास और व्यवहार में परिवर्तन से जोड़ के अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनोविज्ञान वास्तव में बोध का विज्ञान है। यह कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करता है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आए। नेक्स्ट प्रश्न है 35 प्रश्न, मनोविज्ञान की मुख्य विधि है? ए ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, बी ऑप्शन है वैयक्तिक अध्ययन विधि, इसका सी ऑप्शन है मित्रों प्रायोगिक विधि और डी ऑप्शन है साक्षात्कार या अवलोकन विधि। तो हम इसमें इसका ऑप्शन सी सही है, प्रायोगिक विधि। हम प्रयोग करके देखते हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान क्या है। तो प्रयोग के माध्यम से हम इसको जान लेते हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न। तो पढ़ा हो जाएगा। 36वां प्रश्न है मित्रों, मनोविज्ञान को व्यवहार के एक लिखित विज्ञान के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं? तो इसमें व्यवहार के विज्ञान में इसके पहले भी ये प्रश्न भी हो चुका है, व्यवहारवादी ये तीनों मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर तीनों लोगों ने व्यवहार के विज्ञान को एक लिखित रूप में मानने का प्रयास किया है। तो यहाँ व्यवहार के एक लिखित विज्ञान के रूप में ये मनोविज्ञान को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि कौन है? तो अंतर्दर्शन विधि, जैसे हम आत्मा का विकास की बात करते हैं, जब हम अंदर या आत्मिक रूप से देखने की बात करते हैं तो वह उसका शुरुआती काल होता है मनोविज्ञान का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन या प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन है शारीरिक गतिविधियों का, बी ऑप्शन है हाव भाव का, सी ऑप्शन है प्राणियों के व्यवहार का और डी ऑप्शन है क्रोध एवं प्रसन्नता का। तो मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राणियों के व्यवहार का अल्टीमेट देख रेख करना ही मनोविज्ञान का स्वाभाविक लक्षण है। तो मनोविज्ञान के अध्ययन में हम प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने की बात करते हैं। अंतर्दर्शन का अर्थ है अंदर देखना, इसमें बी ऑप्शन सही है। अंदर देखने से अर्थ है यहाँ आत्मिक रूप से होना या आत्मा के परिप्रेक्ष्य में कार्य करने से। अंतर्दर्शन विधि के गुण है मित्रों। यहाँ हम देखते हैं अंतर्दर्शन विधि के गुण में ए ऑप्शन है खूब खाने पीने को मिलता है, बी ऑप्शन है विषयी को अधिक आनंद आता है, सी ऑप्शन है प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, तो और सी ऑप्शन है धनार्जन होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका है, विधि में गुण है इसका प्रयोगशाला की आवश्यकता यहाँ नहीं होती, बाकी सब अंतर्दर्शन विधि में के रूप में आते हैं। खूब खाने, यहाँ प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती अर्थात हम इसके लिए कोई प्रयोग नहीं करते, यह सटीक उत्तर इसका मिलता है मित्रों। और बाकी जो गुण है वह बहुत ही कारगर नहीं है। अगला प्रश्न है 41वां, अंतर्दर्शन विधि में क्या दोष है? तो दोष अगर हम देखने की बात करते हैं तो बाकी सब गुण दे दिए गए हैं। तो दोष एक ही है, मानसिक क्रियाओं में अस्पष्ट एवं परिवर्तनशील होने से स्वयं के अध्ययन में कठिनाई होती है। अर्थात जब हम स्वयं का अध्ययन करते हैं कहीं न कहीं से हमें स्पष्टता और परिवर्तनशीलता की बात आती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्दर्शन विधि का एक दोष है, समय अधिक लगता है, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती, धन अधिक खर्च विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, ये सब इसके दोषों में नहीं आते हैं। अगला है प्रयोगशाला विधि में क्या गुण पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है समय कम लगता है, बी ऑप्शन निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं, सी है धन कम लगता है और डी है विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला विधि में निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं। यह प्रयोगशाला विधि का एक अपना गुण है।
इसीलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर अच्छे माने जाते हैं, ये कहा जाता है। अगला है 45वां प्रश्न, बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों। बहिर्दर्शन अथवा बहिर्दर्शन विधि के जनक जॉन डी वाटसन महोदय हैं। काम्टे बी ऑप्शन, नन और रसेल, ये सब बहिर्दर्शन या व्यवहार की बात नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ इनकी चर्चा नहीं की जा सकती। तो बहिर्दर्शन से आशय यह है कि हम व्यवहार पर बातों में किसी चीज को देखें, और जब हम व्यवहार रूप से किसी चीज को देखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं यह व्यवहारवाद की बात की जाती, तो इसे बहिर्दर्शन विधि भी कहते हैं। अगला है बहिर्दर्शन अथवा निरीक्षण विधि में क्या दोष है मित्रों? तो हम लोग अगर दोष की बात करते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन है। निष्कर्ष निकालने में कठिनाई आती है, प्रयोगशाला का न होना, सी ऑप्शन है सोने एवं आराम करने का समय न मिलना, और डी ऑप्शन है पूर्व धारणाओं का प्रभाव और पक्षपात की संभावना। तो बहिर्दर्शन अथवा निरीक्षण विधि में यह एक दोष होता है कि कहीं न कहीं से पूर्व धारणाओं का प्रभाव, इसमें हम प्रेजुडिस होके जब व्यवहार करते हैं, अर्थात हम वही देखने का प्रयास करते हैं जो हमारा धारणे में निहित होता है, तो यह एक दोष के रूप में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 45वां मित्रों, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका विशेष अध्ययन करता है? तो हम लोग इसमें देखते हैं प्रयोगशाला, प्रयोग विधि, मुख्य रूप से निरीक्षण, प्रयोग, अंतर्दर्शन और सर्वेक्षण में से यह प्रयोग की बात करता है और प्रयोग को देखने की बात करता है। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन थे? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक थे विलियम वुंट महोदय, जो कि इसमें 4 ऑप्शंस में पहले ए ऑप्शन पे लिखित हुए। विलियम वुंट महोदय ने सबसे पहले लीप्जिग, जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया, तो ये सबसे पहले संस्थापक हैं। निगमन विधि जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने की बात करता है, अर्थात जब बातें हमें किसी चीज का जानकारी होती है और उसके प्रति हम फिर अज्ञान उसको आगे ले चलने की बात करते हैं, उसके उदाहरणों को पूछने की बात करते हैं, तो वहाँ निगमन विधि की बात होती है। मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो निरीक्षण विधि, प्रयोग विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगशाला प्रश्नावली विधि। तो इन सब विधियों में प्रयोग विधि, जो कि हमें वही दर्शन के माध्यम से देखने की बात करता है, प्रयोग विधि सर्वश्रेष्ठ विधि की होती है। अगला प्रश्न है मित्रों, मनोविज्ञान के अध्ययन में कि सबसे कम प्रामाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 49वां प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाने में निम्नलिखित किस विधि से लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसमें सही है, निरीक्षण विधि से हम पता लगाते हैं कि मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं में क्या समस्याएं हैं, कैसी समस्या। 50वां प्रश्न है मित्रों, मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रामाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसके पहले जो 48वां प्रश्न है मित्रों, 48वां और 50वें प्रश्न में आप देखेंगे एक दूसरे के विपरीत में है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि में हम लोग निरीक्षण विधि की बात करते हैं, और यहाँ मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रामाणिक विधियों में हम लोग सबसे कम प्रामाणिक विधियों में यहाँ अंतर्दर्शन की बात करते हैं। अंतर्दर्शन की बात, इसमें ऑप्शन सी सही है मित्रों, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये गलती से हुआ है, तो इसमें हम सुधार कर लेंगे कि अंतर्दर्शन विधि सबसे कम प्रामाणिक विधि है और यहाँ प्रयोगशाला विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार से जुड़ी हुई होती है, यह व्यवहार से जुड़ के चलती है। 52वां प्रश्न है, वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निम्नलिखित में से क्या माना था? तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु को उत्तेजना, अनुक्रिया और आंतरिक अनुभव, इन दोनों से जोड़ के उन्होंने दोनों के रूप में जाना है, अर्थात हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ उनको व्यवहार को देखने की बात करते हैं, उनका आंतरिक रूप से वो अनुभव करने की बात। तो इसमें ऑप्शन सी सही है मित्रों।
अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में आंतरिक अनुभव का ज्ञान निम्नलिखित में से किससे होता है? आंतरिक अनुभव का ज्ञान अंतर्दर्शन रिपोर्ट से होता है। इसमें जो अंतर्दर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसके माध्यम से जो मनोवैज्ञानिक प्रयोग होते हैं उसमें वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसमें जटिलता, परिवर्तनशीलता, आनुवंशिकता का प्रभाव, अर्थात उपरोक्त सभी, इसमें से यह उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है मित्रों। मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें जटिलता भी होती है, परिवर्तनशीलता भी होती है और आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें अंतिम प्रश्न है मित्रों, मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, क्या होना चाहिए का निर्देश और सार्वभौमिक सिद्धांत प्रतिपादित करना। तो मनोविज्ञान की विशेषता के रूप में क्या होना चाहिए ऐसा निर्देश नहीं दिया जाता, वह व्यवहारों में परिवर्तन देखने की बात करता है। तो इस प्रकार हम लोग इन 56 प्रश्नों के 29-30 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कैसे मनोवैज्ञानिक शिक्षा, शैक्षिक मनोविज्ञान कैसे आगे बढ़ता है और उस प्रश्नों के माध्यम से हम अपने पिछले वीडियो से जोड़ करके अपने ज्ञान को कैसे परिमार्जित कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप देखें, इसका अभ्यास करें और इसको शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के लिए औरों को प्रेरित भी करें। तो एक और वीडियो इसी प्रश्नों से जुड़ा हुआ हम लास्ट के एजुकेशनल साइकोलॉजी और उससे संबंधित विद्वानों से जुड़े हुए बातों को जोड़ते हुए एक और वीडियो प्रश्नों के अभ्यास के क्रम में ही आएगा, जिसको हम आज ही हो सकता है डालेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप अभ्यास करें और जिससे आपका जो ज्ञान है वो स्थिरता पाता है। थैंक यू।